हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास का 8th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है, आई नो आपके लिए नया है। इसी क्लास में इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है। जूनियर क्लासेस में आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी नहीं किया हुआ, तो इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बिगिनिंग से इसको अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जैसे कि इस चैप्टर का नेम ही है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्या होते हैं, वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इस वीडियो में अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद जो आने वाली वीडियोस है उसमें हम जब इसकी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बच्चे मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। तो 3 ग्रीक वर्ड्स हैं जहां से इसका नेम जो है वो बनाया गया है। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्रॉन मतलब मेजर। सो यहाँ से हमें क्या समझ में आया? 3 साइड्स मेजरमेंट। आपको पता है ना कि ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, राइट? तो उन तीनों साइड्स की मेजरमेंट एंड उनके एंगल्स के बीच के रिलेशन, इनके अराउंड घूमती है आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ओके जी, सो इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, सो ये सिंपल सी चीज है। आगे जब हम करेंगे तो हम समझेंगे कि एग्जैक्टली इस चीज का मतलब क्या है। ओके, सो ये समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्री ये 3 ग्रीक वर्ड से बनी है, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन। ठीक है, ये जस्ट आपको बता रहे हैं। इसका वैसे आपके एग्जाम से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह से ये 3 वर्ड्स हैं, 3 साइड्स मेजरमेंट। क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये बेसिकली क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनके ऊपर बेस्ड बेसिकली आपने क्वेश्चंस करने हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं रेशियोज के अराउंड घूमेगी आपकी। सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। सो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी राइट ट्रायंगल है उसमें जो एंगल्स हैं एंड उसके हिसाब से जो उसकी साइड्स हैं उनके बीच के जो रिलेशंस है ना, उन्हीं को बेसिकली बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आगे हम स्टडी करेंगे। पहले ये जो कुछ नेम्स है ना, आप इनको समझ लो, क्योंकि इन्हीं नेम्स का आप बार बार यूज करोगे। सो आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखो, साइन ऑफ एंगल ए। सो जब आप बुक में देखोगे ना या कहीं पर भी रीड करोगे तो साइन ऑफ एंगल ए, इसको ना इस तरह से एब्रीवेट करके लिखा जाता है, साइन ए, SIN, देन साथ में लिखा जाता है ए। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है कि हम एंगल ए के साइन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जस्ट आप अभी समझ लो, आगे जब हम करेंगे ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ए, इसको एब्रीवेट करके लिखा जाता है इस तरह से, साइन ए। नेक्स्ट है कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो इसको एब्रीवेट करके लिखा जाता है इस तरह से, कॉस ए। देन है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको लिखा जाता है इस तरह से, टैन ए। देन है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, इसको इस तरह से लिखा जाता है, कोसेक ए। ठीक है, सो स्पेलिंग्स का आप ध्यान रखना, क्योंकि आपकी बुक्स में जब भी आपको कहीं पर लिखा मिलेगा ना तो इस तरह से, इस फॉर्म में लिखा मिलेगा, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए। ओके, देन है आपके पास सीकेंट ऑफ एंगल ए, इसको इस तरह से लिखा जाता है, सेक ए। देन आपके पास है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको एब्रीवेट करके लिखा जाता है, कॉट ए। ओके, सो अब देखो, कुछ लोग ना यहाँ पर इसको बोल देते हैं कॉसेक ए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेट करके बुक्स में इसी तरह से लिखा जाता है। आप कॉसेक ए भी बोल सकते हो। अगर आपको कोसिकेंट ए बोलना इजी लगे तो आप वैसे बोल सकते हो, जैसे भी आपके माइंड में बैठ जाए। कॉसेक ए बोल सकते हो, कोसिकेंट ए भी बोल सकते हो, बट लिखोगे आप ऐसे ही, कॉसेक ए। इसी तरह से सेक ए है ना, जो ये वाला सेक ए, तो बहुत सारे लोग इसको सेक ए बोल देंगे, कुछ लोग इसको सीकेंट ए भी बोलेंगे। सो जैसे आपके माइंड में बैठे, जैसे आपको याद रखना, अंडरस्टैंड करना इजी लगे, आप वैसे बोल सकते हो। लिखने में आप ऐसे लिखोगे, कॉसेक ए, सेक ए। ओके, देन कोटेंजेंट ऑफ ए, इसको आप बोल देते हो कॉट ए। सो मोस्टली कॉट ए ही बोल देते हैं इसको, कुछ लोग कोटेंजेंट भी बोल देते हैं। इनको तो नॉर्मली सब ऐसे ही बोलते हैं, साइन ए, कॉस ए। बहुत ही कम लोग होंगे जो इसको कोसाइन ऑफ ए ऐसे करके बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पर इसको एंड इसको ज्यादातर होता है कि कुछ लोग इसको कॉसेक ए, सेक ए बोलेंगे, कुछ लोग बोल देंगे कोसिकेंट ए, सीकेंट ए। तो दोनों ही वेज करेक्ट हैं। ओके, सो हो सकता है मैं भी अपनी कुछ वीडियोस में कॉसेक ए, सेक ए बोल दूं एंड कुछ वीडियोस में मैं बोल दूं कोसिकेंट ए, सीकेंट ए। ओके, सो ये आपको समझ में आना चाहिए कि
किस पर्टिकुलर चीज़ की बात हो रही है। सो ये चीज़ आपने पूरी अपने माइंड में बिठा लेनी है। साइन ऑफ एंगल ए, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, साइन ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए को लिखते हैं कॉस ए, क्योंकि कहीं पर भी ना आपको इस तरीके से लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसी तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चंस में भी, बुक्स में भी। ओके, सो ये चीज़ आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। अभी हो सकता है कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट लगें, बट जैसे ही आप ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स को करना स्टार्ट करोगे, आने वाली जो हायर क्लासेस है उनमें भी आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ें तो बहुत ही सिंपल हो जाएंगी। अभी जस्ट नहीं है तो थोड़ी सी हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, बट लॉन्ग रन में क्या है कि ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं। सो बच्चे यहाँ पर देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी आपके पास। ठीक है, सो ये तो हो गया आपके पास राइट एंगल 90 डिग्री का। हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, अब यहाँ पर फिर हमारे पास बचती हैं दो साइड्स, ए बी एंड बी सी। ठीक है, अब आपको याद है आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती थी। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज तो कभी भी चेंज नहीं होता, हमेशा एक ही साइड रहती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड। ओके, उसके बाद बचता है परपेंडिकुलर एंड बेस। अब ये यहाँ पर कैसे लेना है, बस इसी चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कभी भी गलत नहीं होंगी। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, अगर आप एंगल लेते हो ये वाला एंगल ए, अगर आप एंगल ए की बात कर रहे हो तो यहाँ पर देखो, ये वाली जो साइड है ए बी साइड, ये वाली जो साइड है ए बी, इसके ऊपर आपका एंगल है, इसके ऊपर ही आपका 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, दोनों एंगल्स इस साइड के ऊपर हैं आपके। तो ये जो ए बी साइड है ना, ये आपका बन जाएगा बेस, एंड ये जो ए एंगल जिसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, इसके जो सामने वाली साइड है मतलब बी सी, ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ओके, सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मैं आपको इसी चीज़ को एक और वे से समझाती हूँ कि देखो, जो साइड एडजेसेंट टू द एंगल है, देखो ये यहाँ पर एंगल है, तो इस एंगल के साथ वाली ये साइड हो गई, राइट। तो साइड एडजेसेंट टू द एंगल वो होती है बेस, एंड साइड ऑपोजिट टू द एंगल, ये वाली जो साइड है बी सी साइड इस एंगल के ऑपोजिट हो गई ना। सो ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। बहुत ही सिंपल है, इसको समझना। अब यहाँ पर ना मैं एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनाती हूँ, या आपको मैं यहीं पर समझाती हूँ, इस चीज़ को मैं इरेज कर देती हूँ। सो अगर आपने एंगल ए लिया तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ए बी बन गया आपका बेस, एंड बी सी क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ओके, अब मैं इस चीज़ को इरेज करने लगी हूँ। अब देखो यहाँ पर, अगर हम एंगल ए की बजाय एंगल सी ले लें, तो अब हमारा परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ले लें ना अब एंगल सी, तो एंगल सी के लिए देखो, अब ये वाली जो साइड है बी सी, इसके ऊपर आपका एंगल सी है एंड 90 डिग्री का एंगल है। सो नाउ दिस इज बेस, बिकॉज ये कौन सी साइड है, बी सी, एडजेसेंट टू दी एंगल, साइड एडजेसेंट टू दी एंगल वो होती है बेस। ठीक है, एंगल सी यहाँ पर है ना, तो इसके साथ वाली साइड कौन सी है, बी सी। हाइपोटेन्यूज को तो छोड़ दो, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, हमें हमेशा ही पता है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, उसका तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। बेस एंड परपेंडिकुलर हमने बस ध्यान से चूज करने होते हैं। ठीक है, सो साइड एडजेसेंट टू द एंगल इज बेस, सो यहाँ पर बी सी बन जाएगा आपका बेस, एंड साइड ऑपोजिट टू द एंगल ए बी, दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड इस केस में अब ए बी क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। ओके, सो अब यहाँ पर देखो, जब आपने एंगल ए की बात की थी तो ए बी आपका बेस था, जब आपने एंगल सी की बात करनी है तो ए बी आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। सिमिलरली जब एंगल ए की बात की तो बी सी परपेंडिकुलर था, एंगल सी की बात की तो बी सी बेस बन जाएगा। ओके, सो इस तरह से क्या है कि एंगल्स में एंड ट्राइंगल की जो साइड्स है ना, उनमें आपस में रिलेशन क्या है, एंगल्स एंड साइड्स में रेशो की फॉर्म में रिलेशन है। सो जिस भी एंगल की आप बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली जो
साइड्स हैं उनकी रेशो चेंज हो जाएगी, मतलब अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी। जैसे हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात करेंगे ना, तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी है। अगर आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं ना, तो फिर आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में ना ज़्यादातर एंगल को एंड उसके रिलेटेड आपने परपेंडिकुलर किस साइड को लेना है, बेस किस साइड को लेना है, इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादातर मिस्टेक होती है बिगिनिंग में। बाद में तो अंडरस्टैंड हो जाता है, बट स्टार्टिंग में बच्चे ये वाली मिस्टेक करते हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। जिस भी आप एंगल की बात कर रहे हो, एंगल के साथ वाली साइड, इसको इस तरह से समझ लो कि जिस साइड के ऊपर एंगल है एंड जिस साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, वो साइड जो है दैट इज बेस, एंड जिस भी एंगल की आप बात कर रहे हो उसके ऑपोजिट वाली जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर। ओके, आई होप अभी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं जो ये वाली रेशोज हमने पढ़ी थी ना, साइन ए, कॉस ए, टैन ए, इनकी वैल्यूज हमने कैसे लेनी है, मतलब साइड्स की फॉर्म में इसको कैसे लेना है, अब उसके ऊपर आते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिख लिया साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सीकेंट ए, कॉट ए। सो यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बना ली है ताकि थोड़ा सा आपको इजी रहे रिलेट करना। अब यहाँ पर देखो मैंने साइन ए, कॉस ए, टैन ए वगैरह लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। मतलब यहाँ पर एंगल ए की बात हो रही है। सो अगर आप इसको इस डायग्राम के साथ रिलेट करो, इस राइट एंगल ट्राइंगल के साथ रिलेट करो, तो यहाँ पर हम कौन से एंगल के ऊपर फोकस करेंगे, एंगल ए के ऊपर, ठीक है। सो अब फिर से वही चीज़ को याद करो आप, बेस यहाँ पर कौन सा होगा, जिस साइड के ऊपर एंगल है एंड 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो साइड एडजेसेंट टू दी एंगल, जिस एंगल की बात हो रही है, यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहे हैं ना हम, एंगल ए। सो साइड एडजेसेंट टू दी एंगल ए कौन सी है, ये वाली। सो दिस इज बेस। बेस को शॉर्ट में बी के साथ डिनोट कर देते हैं, एंड साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल बी सी, ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर देते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हमें पता ही है कि ये क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, इसको एच से डिनोट कर दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पर ना आपने एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसके साथ कि आपको ना हमेशा कि ये जो साइन कॉस टैन है, इनका परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज में कैसे रिलेशन आप याद रखोगे इजीली। सबसे इजी चीज़ है, इसको इस तरह से याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सो अब इसका मतलब क्या है, S स्टैंड्स फॉर साइन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, C स्टैंड्स फॉर कॉस, T स्टैंड्स फॉर टैन। सो अब आपने इसको याद कैसे रखना है, बहुत ही सिंपल, ये क्या है, साइन, S स्टैंड्स फॉर साइन। सो साइन किसके इक्वल होता है, P अपॉन H के। ये लाइन इसीलिए बीच में इस तरह से डाली है, इसका मतलब है अपॉन। ओके, सो P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पर हम लिख देंगे P अपॉन H। उसके बाद C स्टैंड्स फॉर कॉस। सो कॉस किसके इक्वल हो जाएगा, B अपॉन H। सो यहाँ पर हम लिख देंगे B अपॉन H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देन हमारे पास T स्टैंड्स फॉर टैन, ये किसके इक्वल है, P अपॉन B के। सो P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, सो देखो याद करना कितना इजी है। एक बार फिर से आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि कैसे आपने याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। अब जो बाकी के ये जो तीन है नीचे वाले, कॉसेक ए, सीकेंट ए, कॉट ए, सीकेंट ए को सेक ए भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है। सो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस वीडियो में। अब इनमें एंड ये ऊपर वाले तीनों में क्या रिलेशन होता है, बहुत ही सिंपल रिलेशन है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टैन का उल्टा होता है कॉट। ओके, सो मतलब क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन है तो साइन का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा कोसिकेंट ए, ठीक है, कॉसेक भी बोल सकते हो। यहाँ पर ऊपर कॉस है तो कॉस का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा सीकेंट ए, सेक भी बोल देते हैं इसको। टैन का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा कॉट, कोटेंजेंट, ठीक है जी। सो अब उसमें आपने क्या करना है, इसी टेबल को देखो बच्चों आप याद कर लो। स्टार्टिंग में आई नो कि ये डायरेक्टली
याद करने ना थोड़ा टाइम लगता है, बाद में तो आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ये, आपको ये वाला टेबल बार बार बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अभी के लिए क्या है, बिगिनिंग में क्या है कि कोई मिस्टेक ना हो जाए, आप इसको याद कर लो, बहुत ही सिंपल है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। S स्टैंड्स फॉर साइन, C स्टैंड्स फॉर कॉस, T स्टैंड्स फॉर टेन। ठीक है, तो S क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, P अपॉन एच, कॉस B अपॉन एच, टेन P अपॉन B। जब आप इनको उल्टा कर दोगे H अपॉन P तो वो बन जाएगा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक। सो कॉसेक क्या बन जाएगा, ये देखो P अपॉन एच था तो ये बन जाएगा H अपॉन P। यहाँ पर देखो H अपॉन P, उल्टा कर देना है इसको। नेक्स्ट है सीकेंट, सीकेंट क्या बन जाएगा, H अपॉन B, H अपॉन B। कॉट, कॉट क्या बन जाएगा, B अपॉन P, B अपॉन P। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया, कुछ लोग इसको सेके कॉसेके करके बोलते हैं तो उनके दिमाग में वो वैसे ही चलता है। अगर आप बिगिनिंग से इसको सीकेंट है कोसिकेंट ए बोलोगे तो आपके दिमाग में वैसे बैठ जाएगा। मैं हो सकता है कि ज़्यादातर बोलूँगी कोसिकेंट ए सीकेंट ए, ओके, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा ऐसे ही इसको अपने दिमाग में बिठाया हुआ है, ओके। बट मैं दोनों का यूज़ कर सकती हूँ, कॉसेक ए सेके भी बोल सकती हूँ, कोसिकेंट ए सीकेंट ए भी बोल सकती हूँ। इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है क्योंकि बेसिकली ये सेम ही चीज़ है, बस लिखने में हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेट करके इस तरह से लिखते हैं, ओके। कॉट ए भी बोल देते हैं इसको, प्रॉपर नेम है इसका कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो कोटेंजेंट ए भी बोल सकते हो, ओके। अब ये आपको समझ में आ गया कि ये वैल्यूज हमारे पास कैसे आई हैं, इस टेबल की हेल्प से लिखनी बहुत ही आसान हो गई है एंड इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, ओके जी। एंड यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा है, एंगल ए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम भी बना के दिखाई है ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर हम एंगल ए के साथ रिलेट करके यहाँ पर लिखेंगे। सो अगर आपको इस तरह से एक ट्राइंगल दी है ना तो उसमें आपने परपेंडिकुलर इसको लेना है एंड बेस आप इसको लोगे। अगर आपको वैल्यूज दी होंगी ना तो इस तरह से आप पुट करोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एक सिंपल सी स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही लॉजिकल है। द वैल्यू ऑफ साइन ए और कॉस ए नेवर एक्सीड्स 1। उन्होंने बोला है कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती। बिल्कुल इसकी सेंस बनती है। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है आपका P अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आपको पता है ना कि अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। जो भी आपके पास, अगर आप इस एंगल की बात कर रहे हो तो ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा ही परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा एंड बेस से भी बड़ा होगा। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 पॉइंट समथिंग आएगी ना। जैसे ये देखो 3/4 है तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, मतलब ये क्या है, अगर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आया तो ये 1 से छोटा हो गया ना। तो वही चीज़ उन्होंने बोली है कि 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता, नेवर एक्सीड्स 1। वो सेंस इसीलिए बनती है क्योंकि यहाँ पर साइन ए की वैल्यू होती है P अपॉन एच, हाइपोटेन्यूज हमेशा ही बड़ा होता है परपेंडिकुलर से, ठीक है, एंड बेस से भी बड़ा होता है ऑब्वियसली। कोसाइन की भी अभी बात कर लेते हैं। अगर आपके पास कॉस ए है सो दैट विल बी B अपॉन एच। सो अगेन यहाँ पर भी क्या है, हाइपोटेन्यूज बेस से भी बड़ा होता है क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना साइड ट्रायंगल की, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऑब्वियसली 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो ये भी, ये जो है P अपॉन एच एंड B अपॉन एच, ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 1 से ज़्यादा अगर होना है किसी फ्रैक्शन की वैल्यू को तो उसमें क्या है कि आपका न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। अगर मेरे पास 7/5 है तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। सो कहने का क्या मतलब है कि साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती। अब इसका उल्टा ले लो, वेयर एज वैल्यू ऑफ सीकेंट ए एंड कोसिकेंट ए। अब सीकेंट ए क्या है, सेक ए होता है कॉस ए का उल्टा, सीकेंट ए फिर क्या हो जाएगा H अपॉन B, एंड जो कोसेक ए है वो होता है साइन ए, साइन का उल्टा। सो कोसिकेंट ए है अगर यहाँ पर तो ये साइन का उल्टा हो जाएगा। सो दिस विल बी H अपॉन P एंड सीकेंट ए क्या हो जाएगा H अपॉन B। अब यहाँ पर देखो ऊपर है हाइपोटेन्यूज, ऊपर है हाइपोटेन्यूज, नीचे एक में बेस है एक में परपेंडिकुलर है, दोनों ही हाइपोटेन्यूज से छोटे होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर बड़ा है ना डिनोमिनेटर से, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो ये हमेशा ही इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1।
तो हमेशा ही ये बड़ा होगा, छोटा तो कभी नहीं हो सकता 1 से। ठीक है, सो ये सिंपल सी चीज़ है एक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सो हमारे पास ना कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिनके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपके सिलेबस में हम कवर करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री के लिए इन रेशियोज़ की जो वैल्यूज़ हैं। इस टेबल को बेसिकली आपने अंडरस्टैंड करना है, आपने वैल्यूज़ को धीरे धीरे इनको लर्न भी करना है, बट आई नो स्टार्टिंग में लर्न करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इनको इजी वे में आप कैसे लर्न कर सकते हो वो भी मैं आपको अभी समझा दूंगी। ठीक है जी, सो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले लिख लो 0, 1, 2, 3, 4, सबके नीचे अपॉन 4 लिख दो इस तरह से। ओके, एंड पूरे के पूरे इनको डाल दो अंडर दी रूट। सो सबसे पहले हमारे पास साइन ए है, सो साइन ए के लिए यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे लिखना साइन ए। अब यहाँ पर देखो 0/4, 0 अपॉन एनीथिंग 0 ही आएगा, अंडर दी रूट है तो भी 0 आएगा। सो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। ठीक है, नेक्स्ट देखो √1/4, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे √1/√4 इस तरह से हो जाएगा। अंडर दी √1 ये तो 1 ही आएगा, √4 ये क्या आ जाएगा 2, सो ये क्या बन गया 1/2। सो यहाँ पर भी क्या है 1/2। इसको भी मैं पिंक कलर से लिख देती हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से दिखेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट √2/4, तो पहले तो ये आपस में कट जाएंगे, सो ये क्या आ गया √1/2। सो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये इस तरह से आ जाएगा ना, अंडर दी √1 ये तो 1 नहीं आएगा, नीचे √2, सो 1/√2। ठीक है, देखो ना, सो इसी तरह से वैल्यूज बन रही है ना। अब नेक्स्ट देख लो √3/4, √3 नीचे √4, सो अंडर √3 ये तो ऐसे ही रहेगा, 4 अंडर रूट से बाहर निकल के बन जाएगा 2, सो √3/2। लास्ट वाला देखो 4 आपस में कट जाएंगे तो √1 आ गया, अंडर दी √1 इसकी वैल्यू तो 1 नहीं आएगी। ठीक है, सो इस तरह से आपकी जो फर्स्ट रो की वैल्यूज़ हैं वो बन जाएंगी। बस हमें सिर्फ इसी रो की वैल्यूज़ को याद करने की ज़रूरत है, मतलब बन जाए हमारे पास, उसके बाद बाकी सब कुछ तो यहीं से हो जाएगा। अब जब कॉस ए की आपने वैल्यूज़ लिखनी है ना, तो सिंपली आपने क्या करना है, साइन ए की वैल्यूज़ आपने इस डायरेक्शन में लिखी है ना, इस तरह से। अब जब आपने कॉस ए की वैल्यूज़ लिखनी है ना, तो इनको आपने रिवर्स ऑर्डर में इस तरह से लिख देना है। सो ये वाला जो 1 है, 1 को आप लिख दोगे यहाँ पर √3/2, इसको यहाँ पर लिख दोगे 1/√2, इसको यहाँ पर लिख दिया 1/2, इसको इधर ले गए, ये वाला जो 0 है ये लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, सो साइन ए की वैल्यूज़ आपने लिख ली यूजिंग दिस थिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। साइन ए की वैल्यूज़ आपने लिख ली, उसके बाद कॉस की वैल्यूज़ लिखने के लिए आपने क्या करना है कि इस पूरी रो को आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। एक बार इधर को लिख दिया, यहाँ से वैल्यूज़ बना के फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में ले गए। tan ए की वैल्यूज़ कैसे बनानी है, अब बच्चों tan ए का ना रिलेशन होता है कैसे, tan ए इज इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। इस चीज़ को आपने हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक है, सो जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी ना वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। आई नो कि ये चीज़ मैंने आपको पहले नहीं बताई, बट अब यहाँ पर बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस चीज़ की जहाँ पर ज़रूरत पड़े ना, अगर वहाँ पर समझाई जाए तो ज़्यादा अच्छे से वो दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, सो साइन ए देखो, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइड्स की रेशो में P/H कॉस B/H। तो यहाँ पर देखो ऊपर क्या आ जाएगा P/H एंड नीचे कॉस क्या होता है B/H। सो अब जब इस फ्रैक्शन को आप ऊपर लेके जाओगे P/H मल्टीप्लाई बाय ये पूरी फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, H/B बन जाएगा, H कट गया, सो ये आ गया P/B। एंड वी नो tan A परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज साइड्स की फॉर्म में tan A की वैल्यू क्या होती है P/B होती है। पीछे हमने पढ़ा ना अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर P/B। ठीक है, सो इसीलिए जो tan A होता है दैट इज साइन A अपॉन कॉस A। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे बन जाएगी, फिर tan A की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर साइन A अपॉन कॉस A को करते जाओ, सो 0/1
ज़ीरो आ जाएगा। फिर आपके पास ऊपर क्या है, 1/2 अपॉन नीचे √3/2, √3/2। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू ये फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, 2/√3, ये कट गए, 1/√3 आ गया। सो 1/√3 आ गया। अब यहाँ पर देखो 1/√2, 1/√2 ये आपस में कट जाएंगे, अलग कलर से काट देती हूँ इनको। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट देख लो, √3/2 अपॉन 1/2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2/1 हो गया, ये कट गया, क्या बचा हमारे पास, √3। सो यहाँ पर आ गया √3। एंड यहाँ पर क्या आएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, 1/0। अब 1/0 दिस इज नॉट डिफाइंड, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब ज़ीरो हो तो वो डिफाइंड नहीं होता, तो यहाँ पर आ गया नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ तक आपका टेबल बन गया। अब उसके आगे का टेबल बनाना तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए किसका ऑपोजिट होता है, किसका उल्टा होता है, साइन ए का। सो कोसेक ए क्या होगा, कोसेक ए इज 1/sin ए। ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा, 1/sin ए की वैल्यू क्या है, 0। अगेन दिस इज नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, सो यहाँ पर नॉट डिफाइंड आ गया। नेक्स्ट देखो ये क्या बन जाएगा, अगेन 1/sin ए, वैल्यूज पुट करते जाओ, 1/1/2। तो ये क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2/1। सो ये 2 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर आ गया 2 आपके पास। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे बनेगा, 1/1/√2। सो ये भी क्या बन जाएगा, 1 इंटू √2/1, सो √2 आ जाएगा। सो यहाँ पर √2 आ गया आपका। नेक्स्ट 1/√3/2 कर देंगे हम। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2/√3 हो गया। सो दिस इज 2/√3। सो यही वैल्यू है ना यहाँ पर, 2/√3। नेक्स्ट 1/sin ए, सो 1/1 1 नहीं आएगा, सो यहाँ पर 1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है सीकेंट ए। अब सीकेंट ए इज इक्वल टू 1/cos ए होता है, cos ए का उल्टा रिवर्स। तो ये चीज़ें भी, ये वाले जो रिलेशंस है ना, ये आपने याद रखनी है। मैं आपको यहाँ पर अलग से लिख देती हूँ। ये तीनों रिलेशंस भी आपने हमेशा अपने माइंड में रखने हैं, दैट कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1/sin ए, या इसको कॉसेक ए बोल लो। देन सेक ए, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1/cos ए। देन कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए। ओके, ये तीन रिलेशंस आपने याद रखने हैं हमेशा, इनकी बहुत आपको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब इसके हिसाब से देखो यहाँ पर हम अपना टेबल कंप्लीट कर लेंगे। सेक ए इज इक्वल टू 1/cos ए। तो यहाँ पर देखो पहला लिखते हैं 0 डिग्री के लिए। सो 1/cos ए कितना था, 0 डिग्री के लिए 1। सो 1/1 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1/, यहाँ पर वैल्यू क्या है, √3/2। अगर आप बोलो ना तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। सो 30 डिग्री के लिए लिखते हैं 1/, यहाँ पर क्या था, √3/2। सो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू ये नीचे की फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, 2/√3 बन जाएगा। सो दिस इज 2/√3। सो यही है यहाँ पर। नेक्स्ट 1/1/√2। सो ये पूरी फ्रैक्शन जब ऊपर जाएगी तो ये फिर से रिवर्स हो जाएगी। सो दिस विल बी √2। सो यही है यहाँ पर। देन 1/1/2। सो 1 इंटू 2/1, ये उल्टा हो जाएगा। सो दिस इज 2। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट 1/0। अगेन दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉट ए की। अब कॉट ए के लिए एक और रिलेशन है जो मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया। यहाँ पर आप 2 रिलेशन और याद कर लेना, मैं साथ में यहाँ पर लिख देती हूँ। अभी हमने tan ए वाला तो डिस्कस कर लिया था, बट लिखा नहीं है अलग से, तो यहाँ पर इसको लिख भी देते हैं। tan ए इज इक्वल टू होता है sin ए अपॉन cos ए के। एंड इसी तरह से cot ए किसके इक्वल होगा, cot हमें पता है, इन शॉर्ट tan का अपोजिट होता है। सो दिस विल बी cos ए अपॉन sin ए। सो ये वाले 2 रिलेशंस भी आपने याद कर लेने हैं। ओके, सो अब आते हैं हम वापस यहाँ पर। अब हमने इस चीज़ को समझना है कि cot ए की वैल्यूज़ कैसे आई। तो इसके लिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ कर लेंगे, cot ए इज इक्वल टू cos ए अपॉन sin ए। ओके,
सो यहाँ पर इसको देखते हैं, फिर से समझ लेते हैं फटाफट से। सो कॉस ए क्या है 1 एंड साइन ए 0। सो 1/0 हमें पता है ये नॉट डिफाइंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है √3/2। यहाँ पर देखो √3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये ऑपोजिट मतलब उल्टा हो जाएगा। सो √3 आ गया, √3 हो गया। नेक्स्ट 1/√2 1/√2, तो ये आपस में कट जाएंगे तो 1 आ गया। नेक्स्ट 1/2 यहाँ पर कर लो 1/2 अपॉन में क्या आ जाएगा √3/2, √3/2। सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/√3, सो ये कट जाएंगे 1/√3 आ गया। सो यही चीज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 0 अपॉन में 1, सो 0/1 0, ठीक है। सो ये आ गया 0। ओके जी, क्लियर। सो इस तरह से आपने इस टेबल को अंडरस्टैंड करना है। अब देखो जब आप बाद में जब कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये वैल्यूज आपको ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में बैठ जाएंगे। बट स्टार्टिंग में क्या है कि अगर आपको स्टार्टिंग में इन वैल्यूज को इसी तरह से याद करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है ना, तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लेना है। फटाफट से टेबल बना लेना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री लिखकर, एंड नीचे इनको सीक्वेंस में लिख लेना है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सीकेंट ए, कोटेंजेंट ए। ठीक है, इस तरह से लिख लिया आपने। फिर 0 1 2 3 4 अपॉन में 4 4 4 4 4 सब कुछ अंडर द रूट। सो यहाँ से आपकी साइन ए फर्स्ट रो की वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास। फर्स्ट रो की वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे तो आपका कॉस ए का टेबल कंप्लीट हो जाएगा। टैन ए कैसे बन जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए कर दोगे। कोसिकेंट ए की वैल्यूज कैसे लिखोगे 1 अपॉन साइन ए करके। सीकेंट ए की वैल्यूज कैसे लिखोगे 1 अपॉन कॉस करके। कोटेंजेंट ए की वैल्यूज आप कैसे लिखोगे कॉस ए अपॉन साइन ए करके। ठीक है जी, क्लियर। अब ना कुछ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि उनको अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज लेके टेस्ट किया गया है, एंड वो हमेशा ही डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी ट्रू होल्ड करती हैं। पहली आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमेशा ही होती है 1। तो एक ये आइडेंटिटी आपने यूज करनी है। इन आइडेंटिटीज का यूज ना आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आएगा। अगर कहीं पर आपको दिया है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो उसकी डायरेक्टली आप वैल्यू 1 पुट कर सकते हो। नेक्स्ट है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए। एक ये चीज आपने याद कर लेनी है। अगर कहीं पर आपके पास है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो उसको डायरेक्टली आप सीकेंट स्क्वायर ए के साथ रिप्लेस कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, अगर आपके पास कहीं पर सीकेंट स्क्वायर ए है तो आप उसको 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के साथ रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। कहीं पर अगर लेफ्ट हैंड साइड दी है तो उसको राइट हैंड साइड के साथ रिप्लेस कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो राइट हैंड साइड पर जो यहाँ पर दिया है कोसिकेंट स्क्वायर ए, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो। तो जैसे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज होगा उस तरीके से आप इन आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हो। ओके, सो एक तो ये आपने 3 आइडेंटिटीज अच्छे से याद कर लेनी है। उसके अलावा यहाँ पर जो ये मैंने आपको रिलेशंस बताए हैं, इनको आपने याद करना है। कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, सीकेंट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टैन ए, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। सो इनको भी आपने अच्छे से याद करना है, ये भी आपके काम में आएंगे। एंड ये जो एंगल्स की जो वैल्यूज हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको भी आपने धीरे धीरे ट्राई करना है कि आप डायरेक्टली इनको याद कर लो, सो दैट आपका टाइम सेव होगा। स्टार्टिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपने इस तरह से लिख लेना है 0 1 2 3 4 अपॉन में 4 4 4, इस तरह से सभी कुछ अंडर द रूट डाल देना है। फिर इसको सिंप्लीफाई करके आपकी फर्स्ट रो बन जाएगी, उसको रिवर्स में लिख दोगे तो कॉस वाली बन जाएगी, एंड सो ऑन। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले काफ़ी डिटेल में। एंड उसके अलावा ये वाले जो रिलेशंस हैं यहाँ पर, ये सारे आपने याद करने हैं। साइन ए पी अपॉन एच, कॉस ए बी अपॉन एच, टैन ए पी अपॉन बी, कोसिकेंट ए एच अपॉन पी, सीकेंट ए एच अपॉन बी, कॉट ए बी अपॉन पी। सो आपको बेसिकली 3 याद करने हैं, बाकी के तो इनको जस्ट ऑपोजिट करके आपके आ जाएंगे। एंड इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बेस कौन सी साइड को लेना है एंड परपेंडिकुलर कौन सी साइड को लेना है। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो। ठीक है, एंड ये चीज़ तो हम पहले समझ ही चुके हैं कि एब्रीवेशन में इनको इस तरह से लिखा जाता है।
सो स्टूडेंट्स ये है इस चैप्टर की ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने ट्राई किया है कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो अच्छे से मेमोराइज हो जाएं। ट्राई कीजिए ये सब चीज़ें धीरे धीरे मेमोराइज करने की। स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट फिर हो जाएंगी। ओके, सो जो एक्सरसाइजेज हैं उनके क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।